उधार का बच्चा, क्या खुद को संभाल पाई रेवा? उस दिन सुबह की पहली किरण एक नए सुनहरे इंद्रधनुष को लेकर आई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे आज जिले के सर्वोत्तम होनहार बालक के सम्मान से नवाजा जा रहा है, ये वही राहुल है। मुझे याद आ रही थी क्लास की बातें। मैम, इसने फिर मुझे मारा। मैंने कुछ नहीं किया। राहुल के उत्तर में गुस्सा साफ झलक रहा था। आप और बच्चों से पूछ लीजिए मैम। और ये कागज का गोला देखिए, मेरी आंख पर लगा है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। राहुल का फिर इनकार भरा स्वर गूंजा। मैं इस क्लास की क्लास टीचर हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है। मुझे रोज किसी न किसी मामले में बच्चों का जज बनना पड़ता था और राहुल मेरे लिए एक पहेली बना हुआ था। मुझे कभी कभी राहुल की कही बातें ही सच लगती तो बच्चों के इल्ज़ाम और गवाही सब उसके प्रतिकूल निर्णय देते नजर आते। आज भी यही हुआ था। मैं मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, लेकिन इस बालक के सामने हारने लगी थी। कक्षा में प्यार से समझाने से राहुल चुप रहता, पर बुद्धि इतनी तेज कि जो एक बार सुन लिया उसे पूछने पर तोते की तरह सुना देता। टिक कर बैठना शायद उसकी डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन कोई काम कहो तो उसमें पूरा खरा उतरता और पूरा करके ही दम लेता। पेपर मिलते ही 10 मिनट में उत्तर पुस्तिका दे देता तो मैं हैरान रह जाती उसकी स्पीड देखकर। जितना आता उसे कंप्यूटर प्रिंट की तरह फटाफट कागज पर उतार देता और बाकी समय पूरे स्कूल में घूमता रहता। इसके लिए नियम तो जैसे तोड़ने के लिए ही बने थे। किसी हॉस्टल से इसी साल ये इस विद्यालय में आया है। पिछले 2 साल इसने हॉस्टल में ही काटे थे। मैं सोचती रहती हूँ कि ये वहाँ कैसे रहा होगा। वहाँ के नियमों ने इसे ऐसा बना दिया था या फिर अब खुली हवा में उड़ना सीख रहा है। सबसे चौंका देने वाला तथ्य तो तब सामने आया जब पता चला कि इसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं। तब लगा कि सुबह 9 से शाम 5 तक की नौकरी करने वाली माँ इसे कैसे संभालती होगी। धीरे धीरे बातों ही बातों में राहुल ने मुझे बताया कि उसकी एक दीदी भी है जो उससे 5 साल बड़ी है। घर में सबसे अच्छा कौन लगता है पूछने पर बोला, पापा। मैंने पूछा क्यों? तो उसका जवाब था, क्योंकि वह मुझे खिलौने लाकर देते हैं। और दीदी? अजीब सा मुंह बनाकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो सारा दिन मुझे मारती रहती है और मम्मी से शिकायत करती रहती है। अब बात बची थी मम्मी की, लेकिन मैंने अब उससे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सोचा किसी दिन उन्हीं से मिलूंगी। अगले दिन सुबह सुबह मेरी मेज पर एक डायरी रखी मिली, जिसके साथ प्रिंसिपल का एक नोट लगा था। राहुल की प्रत्येक गतिविधि और शरारत इसमें नोट की जाए। अब तो बच्चों को एक अच्छा मौका मिल गया डायरी भरवाने का। अब तो रोज लाल पेन गति पकड़ने लगा। समस्या समाधान की और जाने की बजाय गहराने लगी। राहुल की उच्छृंखलता भी बढ़ने लगी। एक दिन तो हद हो गई जब कक्षा की एक लड़की नेहा ने आकर बताया कि राहुल ने गर्ल्स बाथरूम में जाकर उसके दरवाजे को धक्का दिया। 8-9 साल का बालक और ऐसी हरकत! मैं तो सुनकर चकित हो गई। मेरा मनोविज्ञान डामाडोल होने लगा। अब तो पानी सर के ऊपर से जाने लगा था। हिम्मत करके मैं कक्षा में गई और दोनों को अलग ले जाकर पूछताछ की, पर राहुल की तरफ से फिर वही इनकार कि मैं तो वहां गया ही नहीं। नेहा से मैंने पूछा, तुमने इसे वहां देखा था? जवाब था, नहीं, मुझे रमेश ने बताया था। तब रमेश को बुलाया गया और उससे पूछा, तुमने राहुल को दरवाजे को धक्का देते हुए देखा था? रमेश ने कहा, धक्का देते तो नहीं, पर यह गर्ल्स टॉयलेट की तरफ छत पर घूम रहा था। सवाल फिर उलझ गया था, पर इस बार भी राहुल को शक से बचाते हुए मैंने रमेश को पहले डांटा। जब तुम भी छत पर थे तो हो सकता है तुमने ही दरवाजे को धक्का दिया हो और नाम राहुल का लगा रहे हो। नेहा को भी समझाया कि देखो बेटा, जब तुमने खुद नहीं देखा तो कैसे किसी के कहने पर किसी का नाम लगा सकती हो। आगे से ध्यान रखना। बच्चों को भेजकर मैं माथा पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि इस तरह का प्रतिरोध झेलते झेलते तो बच्चा और गलत दिशा में चला जाएगा।
मैंने उसकी डायरी बंद करने और शनिवार को उसके घर जाने का निश्चय किया। फ़ोन पर समय तय कर शनिवार को शाम 4 बजे मैं राहुल के घर पहुंची। ये समय मैंने जानबूझकर चुना था क्योंकि उस समय बच्चे बाहर खेलने गए होते हैं। मैं और उसकी मम्मी रेवा बालकनी में बैठकर राहुल के बारे में बातें करने लगी। वह बहुत परेशान थी उसे लेकर। कहने लगी, कहाँ कहाँ नहीं दिखाया इसे, कई डॉक्टरों को, साइकोलॉजिस्ट को। कहीं प्रेगनेंसी के दौरान ली गई किसी दवा का तो असर नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, सब ठीक था, वह बोली। लेकिन उसका जवाब और हावभाव मुझे मेल खाती नजर नहीं आए। फिर कुछ पर्सनल सवालों के जवाब जब वह गोलमोल ढंग से देने लगी तो मेरे मन में शक की जड़ें गहराने लगी। एक तरफ उसने मुझे बताया कि प्रेगनेंसी के आखिरी 4 महीने वह छुट्टी पर थी तथा डॉक्टर की सलाह से किसी हिल स्टेशन पर रही थी, तो दूसरी तरफ वह बोली सब ठीक था। उससे विदा लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मैं राहुल के लिए एक अच्छे भविष्य की डगर खोजने आई थी। तुम सहयोग दोगी तो शायद ये संभव हो सके। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी एक प्रीचर से मुलाकात हो गई। संयोगवश बात बच्चों की चल पड़ी। राहुल का नाम सुनते ही वह चुप हो गई। बहुत पूछने पर बस इतना ही कहा कि उसे अपना बनाने के चक्कर में रेवा की ममता अंधी हो गई है। इस गोलमोल और अधूरे वाक्य ने तो मुझे और उलझा दिया। सवालों की अनसुलझी गठड़ी लिए बोझिल कदमों से मैं घर आ गई। अगली सुबह रेवा ने फ़ोन करके मेरे पास आने का समय मांगा। मैंने उसे शाम 5 बजे का समय दिया, लेकिन तब तक मेरा मन ना जाने कितने सवालों से घिरा रहा। रेवा क्यों मिलना चाहती है, क्या बताना चाहती है, या फिर क्या राहुल ने कुछ और किया है, आदि आदि। हालांकि मैंने सुन रखा था कि अपने घर से भी उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अन्य लोगों ने सुनी है और छुट्टी के दिन सारा दिन वह घर से बाहर आवारागर्दी करता है, कमीज के बटन खोलकर सड़क पर साइकिल चलाता रहता है, वगैरह वगैरह। पर बेचारी माँ क्या करे। शाम को ठीक 5 बजे घंटी बजी। मैंने देखा तो रेवा ही थी। मैंने कॉफ़ी तैयार की और उसके साथ बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अधूरी फिल्म आज क्लाइमैक्स पर आकर ही दम लेने वाली हो। रेवा ने पहले कल के लिए क्षमा मांगी, फिर बोली, मैम, मैं जानती हूँ आप राहुल का भला चाहती हैं, पर मैं तो एक माँ हूँ, अपने बच्चे के बारे में बुरा कुछ भी सुन नहीं पाती। बड़े अरमानों से पाया था उसे और आज भी वैसी ही भावना उसके प्रति रखती हूँ। लेकिन ऐसा भी लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। कल आपसे बातें करने के बाद मैं सारी रात सोचती रही और अंत में यही निर्णय कर पाई कि आप ही मेरी बात को समझ सकेंगी। मैंने रेवा के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। रेवा पहले तो रो पड़ी, फिर चुप होते हुए उसने कहना शुरू किया, बात शादी के 7 साल बाद की है। इलाज के बाद भी मैं एक बच्चे की चाह पूरी नहीं कर पा रही थी। मेरे पति और मुझ में कोई कमी ना थी, पर शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। हम दोनों ने अंत में एक बच्चा गोद लेने के लिए फैसला किया, पर घर वालों को नहीं बताना चाहते थे। अतः बड़ी बेटी के समय तबीयत का बहाना बनाकर हम मंसूरी में 5 महीने रहे और वहीं से बच्ची दिव्या को गोद लिया। हम दोनों बहुत खुश थे, पर दिव्या के दादा दादी ने फिर पोते के लिए कहना शुरू कर दिया। हम एक बार अपना झूठ छिपा गए थे, पर एक बार और ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। पर आप ये तो जानती हैं ना कि घर के बुजुर्गों की बातें उनका आदेश होती हैं। उनकी कही बात पूरी करने के लिए मैंने इस बार फिर दार्जिलिंग में 5 महीने बिताए और जब वापस आई तो दादा दादी के लिए पोते को साथ लेकर आई, पर दरवाजे पर ही बेटी ने उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। फिर तो दोनों की जंग दिनों दिन बढ़ती गई और इसका असर शायद राहुल पर उल्टा ही पड़ता गया। इस माहौल से मैं तंग आ चुकी थी, लेकिन राहुल की हर सही गलत बात का मैं पक्ष लेती रही। लेकिन मैं दिव्या और राहुल दोनों के लिए एक सफल माँ नहीं बन सकी। कहकर वह रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उससे क्या कहूँ। जिस बात को जानने के लिए मैं उत्सुक थी, उसके बारे में इतना सपाट सच सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाकर अपनापन जताया। रेवा ने अपने को संभाल लिया था। वह मुझसे बोली, मैं बहुत सालों से अपने अंदर ही घुटती रही हूँ, ना किसी को कुछ बता सकती हूँ और ना ही कोई हल नजर आ रहा था।
मैंने राहुल को अच्छा माहौल देने के लिए हॉस्टल भी भेजा, पर वहाँ के नियम उसे रास नहीं आए। परिवार से तो मेरे डर ने मुझे हमेशा एक फासले पर ही रखा। आज इस दोराहे पर खड़ी मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मेरा फैसला कहीं गलत था? 2 बच्चों को एक परिवार देकर अपने परिवार को खुशियाँ ही तो देना चाहा था मैंने, लेकिन मुझे मिला क्या? आप तो मनोविज्ञान जानती हैं, बताओ ना, खून का असर ज़्यादा गहरा होता है या संस्कारों का? राहुल को तो सभी अच्छी सुविधाएं और संस्कार देने का प्रयास किया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं अपने को इन प्रश्नों से दबा हुआ सा महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने ये सोचते हुए कि सच्चे मन से किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते, रेवा से पुण्य मिलने की मन में ठान ली थी, और आज उसी सोच का परिणाम देखकर आंखें भर आई थी। राहुल तो आज सबके लिए एक मिसाल बन गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।